बहुत बड़ा धमाका होता है। जहाँ धमाका हुआ था वो घर उसी का था, तो वो घबराते हुए घर के अंदर जाती है। घर में शायद सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ था और सब कुछ तहस नहस हो गया था। तब रानी देखती है कि वहाँ एक कटा हुआ हाथ पड़ा था जिसमें रानी नाम लिखा था। वो हाथ उसके पति ऋषु का होता है जो अब उस धमाके में मर गया था। अब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर किशोर को बताता है कि जिसकी हमें बॉडी मिली है वो धमाके से नहीं मरा, बल्कि उसके सर पर वार करके पहले ही उसे मार दिया गया था। तो ये हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब इंस्पेक्टर का पूरा शक मरे हुए ऋषु की बीवी रानी पर जाता है। अब सीन फिर 6 महीने के फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें ऋषु को दिखाया जाता है। वो और उसकी पूरी फैमिली उसके लिए लड़की देखने जा रहे थे। जब वो लड़की के घर पहुंच जाते हैं तो पता चलता है कि वो रानी ही होती है। ऋषु की माँ का नेचर एकदम हम जैसी मम्मियों की तरह ही था। वो वहाँ पर लड़की के बारे में सारी जांच पड़ताल करने लग जाती हैं। रानी ऋषु को चुपके चुपके देख रही होती है। तभी वहाँ उसकी मासी आकर कहती है कि लड़का तो काफी डिसेंट है, तुम्हें इससे ही शादी कर लेनी चाहिए। रानी कहती है कि देखने में तो एकदम सीधा साधा सही लग रहा है। तब उसकी मासी कहती है कि जो भी तुम्हारे पहले के सारे बॉयफ्रेंड्स थे उनसे तो कई ज्यादा बेहतर है। अब उसकी मासी बाहर जाकर ऋषु से कहती है कि रानी तुम्हें किचन में बुला रही है। अब ऋषु किचन में रानी से मिलने जाता है। ऋषु काफी सीधा साधा लड़का था तो वो काफी ज्यादा नर्वस हो रखा था। ऋषु तो कुछ बोलता नहीं तो रानी अपने बारे में बताने लगती है कि उसने लिटरेचर में पढ़ाई कर रखी है और टाइम पास के लिए वो सैलून में काम करती है और उसे खाना बिल्कुल नहीं बनाने आता, लेकिन वो संस्कारी बहुत है। फिर वो पूछती है कि आपने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है क्या? वो बेस्ट क्राइम नॉवलिस्ट हैं। वो छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं और पता भी नहीं चलता। ऋषु उससे कहता है कि उसने उनके बारे में नहीं सुना है पर वो अब जाकर उनकी किताब जरूर पढ़ेगा। रानी अब उससे उसकी हॉबीज पूछती है तो वो बताता है कि वो इंजीनियर है तो घर की सामानों को ठीक करना उसको बड़ा पसंद है। तो रानी उसी बात पर उसे किचन का खराब पंखा ठीक करने को कह देती है। अब ऋषु की माँ परेशान हो रही होती है कि वो किचन में क्या कर रहा है, तो वॉशरूम के बहाने जाकर देखती है तो उसका बेटा उनके घर का पंखा ठीक कर रहा होता है। ऋषु को रानी पसंद आ गई थी, वो उससे ही शादी करना चाहता था पर उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि जो सीन उसने किचन में देखा था उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे क्या होगा। अब ऋषु उसके प्यार में पागल हो गया था। वो अब रानी को खुद के साथ ही इमेजिन करने लगा था। अब वो चश्मे के बजाय कॉन्टैक्ट लेंसेस लगाने लगा था। उसके फेवरेट क्राइम नॉवलिस्ट की बुक भी पढ़ने लगा था और तो और उसने उसके नाम का परमानेंट टैटू तक भी करवा लिया था। सारी रजामंदी हो जाने के बाद उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहां रानी पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। ऋषु की मौत के 2 महीने बीत चुके थे पर इंस्पेक्टर को यही लग रहा था कि रानी ही खूनी है। इंस्पेक्टर रानी से सब कुछ बताने को कहता है। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहां हम देखते हैं कि रानी अब शादी करके ऋषु के घर आ जाती है। अब जैसे नई दुल्हन आने पर काफी जश्न होता है वैसा कुछ भी रानी को वहां पर नहीं दिखता। रानी समझ जाती है कि ऋषु कुछ ज्यादा ही सीधा साधा आदमी है। उस रात उन दोनों के बीच बिना कुछ हुए ही रानी सो जाती है। अगली सुबह रानी उठकर बाहर आती है। वो चाय मांगती है तो ऋषु बनाने के लिए जाने लगता है पर उसकी माँ उसे रोक देती है। मम्मी जी कहती हैं कि आज मुंह दिखाई होने वाली है तो तुम्हें अपने हाथ से पकोड़े बनाने होंगे। रानी कहती है कि मुझे तो कुछ भी बनाने नहीं आता, तो मम्मी जी भड़क जाती हैं ये कहकर कि तुम्हारी माँ ने तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था कि तुम्हें सब कुछ आता है। रानी कहती है कि मेरी माँ ने तो ऐसे ही सब कुछ बता दिया होगा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर उन दोनों में बहस होती है और एट लास्ट ऋषु को ही चाय बनाने जाना पड़ता है। अब रात में रानी ऋषु को रिझाने के लिए सेक्सी सा कुछ पहनकर आती है पर ऋषु उसे देखकर एकदम नर्वस ही हो जाता है। रानी उससे पूछती है कि क्या मुझसे पहले किसी लड़की को शादी के लिए देखा था? तब ऋषु बताता है कि हाँ एक लड़की देखी थी, वो काफी ज्यादा सुंदर थी और उसे इटालियन खाना बनाने भी आता था। अब रानी का कुछ और ही मूड था लेकिन ऋषु वो लड़की की कहानी सुनाने लगा था। इस बात पर वो काफी भड़क जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो ऋषु बाथरूम में जाकर चुप के बैठ जाता है। सुबह होती है तो उसकी माँ ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। रानी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी तो उसने ऋषु के पापा के बाल पूरे कलर कर डाले थे जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत भड़कती है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लड़की कामकाजी होगी, घर संभालेगी, लेकिन उसे पार्लर के काम के अलावा और कुछ भी काम नहीं आता था। अब रात में दारू की महफिल बैठती है जिसमें ऋषु का दोस्त अफजर और उसके पिताजी शामिल होते हैं। अफजर उसे एडवाइस देता है कि तुम अब अपनी वाइफ को कंट्रोल में लाओ, थोड़ा काम काजी बनाओ, सुबह नाश्ता मांगो, यही सब चीजें करो, यही तो अरेंज मैरिज में होता है। वहीं रानी की मम्मी और मासी रानी को एडवाइस दे रही होती हैं कि ऋषु को थोड़ा और रिझाओ,
अपना पल्लू गिराकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, उसको अपने कंट्रोल में लाओ। अब ऋषु और रानी अपने अपने फैमिली मेंबर्स की बातों पर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं। ऋषु जब रानी से कुछ भी बोलने जाता है तो रानी जानबूझ के अपना पल्लू गिरा देती है, तो ऋषु उसके दिल की गहराई देखकर वापस हो लेता है। इत्तेफाक की बात यह कि जब जब रानी ऐसा करती थी तो मम्मी जी उसे देख लेती थी। ये जो भी चल रहा होता है वो काफी ज्यादा फनी होता है, क्योंकि मम्मी जी जो फनी एक्सप्रेशंस दे रही थी वो काफी कमाल के होते हैं। अब ऋषु का दोस्त उसे सलाह देता है कि अब तुम्हें रानी को रिझाना चाहिए, उसे वो खुशी देनी चाहिए जो वो तुमसे चाहती है। अब इस बात को भी ऋषु मान जाता है और घर जाकर बेड पे रानी को रिझाने के लिए तैयार होके बैठ जाता है। रानी को भी यही एडवाइस मिली थी तो वो भी यही करती है। अब उन दोनों में रोमांस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऋषु का दिल का दरिया शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही बह जाता है। रानी का मूड इस बात से काफी खराब हो जाता है, तो वो अब अपने सारे अरमान दबाकर चुपचाप सो जाती है। कुछ देर बाद ऋषु उठता है और वॉशरूम चला जाता है। तभी रानी को उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो रानी से पूछती हैं कि कुछ हो पाया या नहीं। तब रानी बताती है कि ऋषु एकदम फुस रॉकेट निकला, फूटने से पहले ही खत्म हो गया, उसके बस का कुछ भी नहीं। अब यही सब बातें ऋषु बाथरूम के अंदर सब सुन लेता है। ऋषु को वो सारी बातें सुनकर काफी हर्ट हुआ था, तो वो रानी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। रानी उससे बात करने का ट्राई करती रहती है, पर वो उसे ठीक से बात नहीं करता। एक दिन रानी उससे पूछ ही लेती है कि आखिर हुआ क्या है, क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे। तब ऋषु उसे बता देता है कि उस दिन उसने सारी बातें सुन ली थी। ऋषु उससे पूछता है कि आपको कैसा लड़का चाहिए था। तब रानी बताती है कि जो डैशिंग हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो और ऐसे ही कई क्वालिटीज बताती है। ऋषु कहता है कि आपको तो 5-6 लड़के एक साथ ही चाहिए, तो एक में ही इतनी सारी क्वालिटीज कहाँ मिलेंगी। रानी कहती है कि एक लड़के में कम से कम 1-2 क्वालिटीज तो मिलनी ही चाहिए। ऋषु उससे कहता है कि बॉस ने MBA की कोचिंग लगा दी है, तो ऑफिस के बाद मैं वहीं जाऊंगा, और आपको जैसा लड़का चाहिए था वैसा नहीं मिला तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद से ऋषु और रानी की दूरियां बढ़ती चली जाती हैं और उन दोनों में बिल्कुल भी बात होना खत्म सी हो जाती है। एक दिन रानी देखती है कि ऋषु किसी लड़की से बात कर रहा था। ये देखकर उसकी काफी ज्यादा जल जाती है और वो उसी टाइम ऋषु के पास जाकर उसे उल्टा सीधा सुना देती है। यहाँ तक तो सब जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब घर में मम्मी जी के बहनोई का भांजा कुछ दिन के लिए रहने को आया होता है। रानी उससे मिलती है और उन दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। लड़के का नाम नील होता है और वो टूरिस्ट को रिवर राफ्टिंग राइड कराता था। वहां रहकर नील को एहसास हो जाता है कि ऋषु और रानी की आपस में नहीं बनती है। नील बिल्कुल वैसा ही लड़का था जैसे रानी अपने ख्यालों में सोचती थी, तो वो धीरे धीरे उससे ही अट्रैक्ट होने लग जाती है। रानी ने कभी भी किचन में कोई भी काम नहीं किया था, पर वो नील के लिए चाय बनाकर ले जाती है। नील उसे फिर उसके हाथों का खाना खाने की इच्छा जताता है, तो अब रानी खाना भी बनाने लग जाती है। ऋषु को लग रहा होता है कि शायद रानी उसे मनाने के लिए इतना सब कुछ कर रही है, और वहीं मम्मी जी अब उसे ये सब करते देख काफी खुश हो जाती हैं। एक दिन रानी किचन में खाना बना रही होती है, तो नील उसके बालों को कानों के पीछे करके चला जाता है। रानी उसके कमरे में जाकर उसे दोबारा ऐसा करने को मना करती है, लेकिन तभी उनके बीच एक मोमेंट बन जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब नील मटन खाने की इच्छा जताता है। रानी प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन उसके लिए मटन बनाने को तैयार हो जाती है। मम्मी जी घर में मटन बनाने को राजी नहीं होती। तब ऋषु उसे एक अलग किचन देता है उसको मटन बनाने के लिए। रानी खुशी से मटन बनाकर लाती है। तब मम्मी जी बताती हैं कि ऋषु को बाद में खिला देना, और नील तो अचानक से सामान पैक करके चला गया है। अब ये सुनकर रानी शॉक हो जाती है कि वो ऐसे कैसे अचानक से जा सकता है। तब उसे समझ आता है कि वो गया नहीं बल्कि भाग गया है। रात में ऋषु घर आता है तो रानी उसे मटन खिलाती है। ऋषु काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके लिए बनाया है, लेकिन तब रानी उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसने ये मटन नील के लिए बनाया था। वो उससे प्यार करने लग गई थी, लेकिन वो उसे छोड़कर भाग गया। ये सब सुनकर ऋषु तब कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और खाने में पड़ा होता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। पर ये सच जानने के बाद वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। वो अब कॉन्टैक्ट लेंस हटाकर चश्मा लगाकर अपने रूप में आ जाता है और नील से मिलने के लिए नोएडा चला जाता है। जब नील उसे दिखता है तो वो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर गुस्से में उस पर हमला कर देता है। वो नील को मार नहीं पाता, पर नील उसे बहुत मारता है। अब ऋषु घर वापस आ जाता है। तब रानी उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था। तब ऋषु बताता है कि वो नील से मिलने गया था और उससे पिटकर आ रहा है। रानी ने जो भी किया था वो उस सब के लिए सॉरी बोलती है, पर ऋषु उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर डालूंगा या तो तुम्हें मार डालूंगा।
अब रानी जाने के लिए तैयार हो जाती है और बाहर खड़े होकर रिक्शा रोक रही होती है, पर कोई भी रुक नहीं रहा होता। तभी वहाँ पर कुछ आवारा लड़के आ जाते हैं और रानी को छेड़ने लगते हैं। वहाँ ऋषु आकर उसे अंदर जाने को कह देता है। वो लड़के नील के ही दोस्त थे, तो वो उसी का नाम ले लेकर ऋषु को भी चिढ़ाने लगते हैं। रानी देखती है कि उसके चक्कर में ऋषु इतना सब कुछ सह रहा था। उसके प्यार को देखकर रानी पिघल जाती है और फैसला करती है कि वो घर में ही रहेगी और उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। रानी को देख देखकर ऋषु के मन में रानी और नील के साथ में इंटीमेट होने के ख्याल आने लगते हैं। अब उसके अंदर रानी को लेकर पूरा गुस्सा भर चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि रानी सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी वो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर जाती है। ऋषु वहीं पर ही होता है, पर वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। रानी को बहुत ही ज्यादा चोट आती है। वो देखती है कि सीढ़ियों पर पेपर सोप पड़े हुए थे, जिससे कि लग रहा था कि उसे जानबूझकर गिराने की साजिश की गई हो। रानी ऋषु के पर्स में से पैसे निकालने जाती है तो देखती है कि उसके पर्स में पेपर सोप का पैकेट पड़ा था। तब उसे समझ आता है कि ये चीज ऋषु ने ही की थी। ऋषु के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। रानी ने जो किया था वो उसका उससे बदला ले रहा था। अब वो ऐसे ही रानी के साथ कुछ न कुछ करता ही रहता था और उसे चोट पहुंचाकर उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। रानी को पता था कि वो भले ही ये सब कर रहा है, पर वो उससे प्यार भी बहुत करता है, इसीलिए वो ये सब सह रही थी और घर से नहीं जा रही थी। एक दिन छत पर ऋषु दारू पार्टी कर रहा होता है। तब रानी वहां आकर उसे कहती है कि ऐसे ही धीरे धीरे तड़पाने से अच्छा है कि तुम मुझे जान से ही क्यों नहीं मार देते। वो छत की बाउंड्री पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे धक्का देकर एक बार में ही मार डालने को कहती है। ऋषु उसके पास जाता है पर उसे धक्का नहीं देता। वो उसके साथ कितना भी कुछ कर ले, पर वो उससे प्यार तो करता ही था। रानी तब उससे रो रो कर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। ऋषु को एहसास होता है कि रानी को रियलाइज हो गया है कि हाँ, सच में उसकी गलती थी। अब ऋषु उसे माफ कर देता है और उसे अपना लेता है। अब उन दोनों में धीरे धीरे करीबियां आने लगती हैं और उनके प्यार की एक नई शुरुआत हो जाती है। एक दिन वो दोनों कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, तभी वहाँ एक बाइक वाला आता है और उनकी कार से टकराता है, जिसकी वजह से उनकी कार का शीशा टूट जाता है। वो बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि नील होता है। रानी उसकी शक्ल देखकर एकदम गुस्सा जाती है और कार से निकलकर उसकी बाइक का भी शीशा तोड़ देती है। नील ऋषु से कहता है कि मेरे बाइक पे जगह खाली हो गई है, तो रानी से पूछ लो कि शायद वो बैठना चाहे। ये सुनकर ऋषु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी भगाकर नील का पीछा करने लगता है। रानी उसके चेहरे पर जलन और गुस्सा दोनों देखती है। वो देखती है कि ऋषु भले ही सीधा आदमी था, बट उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। ऋषु गाड़ी भगाता है और नील को ठोकने लगता है, पर कैसे भी करके नील वहाँ से भाग लेता है। ऋषु की कार खराब हो जाती है तो वो मैकेनिक के पास ठीक करवाने को ले जाता है। वहाँ ऋषु और रानी की बातचीत होने लग जाती है और उसी बीच वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर ही वो दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि पुलिस वहां उसके घर के पास में पूछताछ करने गई होती है। घर की पड़ोसन ने उन्हें बताया था कि पहले नील घर के अंदर गया था, फिर उसके बाद ऋषु अंदर गया और थोड़ी ही देर बाद फिर रानी बाहर निकलकर आई थी। फिर रानी एक बच्ची से ऋषु को दरवाजा बंद करने को बोलती है। जब बच्ची दरवाजा बंद करने को बोलने जाती है तो वो देखती है कि नील ने दरवाजा बंद किया था। अब पुलिस इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए वहां खड़े एक रिक्शा वाले को बुलाता है। रिक्शा वाला बताता है कि वही रानी को बैठाकर मार्केट ले गया था, फिर वहां उसने वेट किया और उसके बाद वही वापस उसे घर छोड़ने आया था। वो उतरने के बाद कुत्तों को खिलाने लगी थी और तभी वहां पर धमाका हो गया। इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। तभी उसको एक कॉल आता है। वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है, जहां वो एक वीडियो देखता है जिसमें दिखाई पड़ता है कि एक लड़का नदी में कूदकर तैर के भाग रहा था। ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इंस्पेक्टर को समझ आता है कि वो नील है जो ऋषु को मारकर भागा है। तभी वहाँ पर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम 2 महीने से इस केस में लगे हुए हो, तब भी खूनी को नहीं पकड़ पाए, तो अब मैं तुम्हें दूसरे केस में लगा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ऑफिसर से 2 दिन की और मोहलत मांगता है, तो ऑफिसर उसे 2 दिन का और टाइम दे देता है। अब वो वीडियो जाकर रानी को दिखाता है और उससे पूछता है कि नील कहाँ पर है, पर वो कुछ भी नहीं बताती। इंस्पेक्टर को लगता है कि वो ऐसे नहीं बताएगी, तो उसे फिर अंदर ले जाकर खूब मारते पीटते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलती। अब इंस्पेक्टर उसे छोड़ देने को बोल देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो लाई डिटेक्टर लगाकर पूरा सच पता लगवा लेगा। रानी को अगले दिन लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। वो उससे पहले वॉशरूम जाने के लिए
लिए बोलती है। वॉशरूम में जाकर वो अपने चप्पल में एक कीला घुसा देती है, जिससे कि उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। लाई डिटेक्टर हार्ट बीट्स को मेजर करके सच और झूठ का पता लगाता था, लेकिन अगर हार्ट बीट पहले से ही तेज होगी तो कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो कील के चुभने से उसे दर्द हो रहा था और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो चुकी थी। अब उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उससे पूछा जाता है कि उस दिन क्या हुआ था। तब सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए होते हैं और उस दिन ऋषु के कुछ दोस्त आने वाले थे। तो रानी खाने का इंतजाम करने के लिए ऋषु को कुछ सामान लाने को कह देती है। ऋषु सामान लेकर वहां से जल्दी लौट आता है। जब वो घर आता है तो देखता है कि वहां नील आया हुआ था और रानी से बात कर रहा था। रानी उससे कहती है कि ये बस मुझे यहाँ पर परेशान करने के लिए आया है। तब ऋषु रानी को बाहर जाने के लिए बोल देता है और नील से खुद ही बात करने को कहता है। फिर रानी वहां से सामान लेने के लिए निकल जाती है। वो कसाई के यहाँ जाकर मीट का बहुत बड़ा टुकड़ा लेती है और उसके बाद वहां से वापस आ जाती है और कुत्तों को खिलाने लगती है। तभी वहां पर धमाका हो जाता है। जब वो अंदर जाके देखती है तो ऋषु का कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। लाई डिटेक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि हार्ट बीट रानी की तेज थी और पूरे टेस्ट के टाइम वैसे ही थी। अब मैं उससे ऐसे सवाल पूछूंगा जिसमें सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देना होगा। तभी डॉक्टर नोटिस करता है कि रानी लगड़ा के चल रही थी। तब वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रानी का चप्पल उतरवाया जाता है। तब पता चलता है कि उसके अंदर कील गड़ी हुई थी, इसीलिए उसकी हार्ट बीट तेज थी। अब उससे फिर से दोबारा सवाल किए जाते हैं कि उसने ऋषु को मारा या नहीं, जिसमें वो ना में ही जवाब देती है, लेकिन फिर भी लाई डिटेक्टर कोई भी झूठ पकड़ नहीं पाता। अब सीनियर ऑफिसर ने जो उसे 2 दिन की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया था कि मर्डर रानी ने किया है या फिर किसी और ने। तो ऑफिसर अब उसे इस केस से हटाकर दूसरे केस में लगा देता है। हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे सारे एलिगेशन हटा दिए जाते हैं और इस केस की फाइल भी बंद हो जाती है। इंस्पेक्टर के दिमाग से इस केस का भूत नहीं उतरा था, क्योंकि उसने ये केस काफी पर्सनली ले लिया था। अब 5 साल बीत जाते हैं पर तब भी इंस्पेक्टर पता नहीं लगा पाता कि खूनी कौन था। अब उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया था, तो वो ट्रेन से वहीं पर जा रहा था। तभी उसे बुक स्टॉल में वो नॉवेल दिखती है जिसे रानी पढ़ा करती थी। इंस्पेक्टर उसे पढ़ने के लिए खरीद लेता है। इंस्पेक्टर जब उस बुक को पढ़ रहा होता है तब यहाँ पर सारे राज खुलते हैं कि उस दिन आखिर असलियत में हुआ क्या था। उस दिन ऋषु सामान लेने बाजार चला गया था, लेकिन सामान लेकर जल्दी घर वापस आ जाता है। तब वो देखता है कि नील वहाँ पर मौजूद होता है, जिससे कि रानी बात कर रही थी। रानी उसे बताती है कि ये जबरदस्ती मुझे परेशान करने आया है। नील तब उल्टी सीधी बातें करने लगता है और रानी को गलत चीजें बोलने लगता है। नील कहता है कि उसके पास रानी की वीडियोस और फोटोज हैं जो कि वो हर जगह फैला देगा। इस बात पर ऋषु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लग जाता है, लेकिन नील उस पर भारी पड़ता है और वो ऋषु को गला दबाकर मारने लगता है। तभी रानी नील के सर पर उसी मीट के टुकड़े से हमला कर देती है। मीट का टुकड़ा इतना हैवी था कि उसके वार से नील वहीं पर तुरंत मर जाता है। हम दोनों एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। रानी पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन ऋषु ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम इसकी मौत की वजह से जेल में नहीं जाओगी। तब उसके दिमाग में उसी दिनेश पंडित की नॉवेल का एक किस्सा याद आता है। वो रानी से कहता है कि वो जैसा कह रहा है बस वैसा ही करे। ऋषु नील के कपड़े उतार कर खुद ही पहन लेता है और फिर उसका हाथ काट डालता है। उसके बाद वो कैसे भी करके अपना भी हाथ काट डालता है और अपने हाथ को नील के पास रख देता है। रानी ने आज तक घर का कोई भी काम नहीं किया था, पर वो आज खून को साफ करने के लिए पोछा लगा रही थी। अब ऋषु रानी को नॉर्मली मार्केट जाने को कहता है। रानी वैसे ही सेम बाहर जाकर वही सब करती है जो हमें दिखाया गया था, और जिस मटन के टुकड़े से उसने नील को मारा था वो मार्केट से उसके टुकड़े करवा लाई थी और उन्हीं टुकड़ों को ही कुत्तों को खिला देती है। तो इस तरह कोई भी मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिलता। वहीं अंदर नील गैस खोल देता है और वहां आग लगाकर पीछे के रास्ते नदी में कूद जाता है। कुछ ही देर बाद वहां धमाका हो जाता है और रानी वैसे ही अंदर जाती है। तब इंस्पेक्टर को समझ आता है कि यहाँ पर ऋषु का नहीं नील का मर्डर हुआ था और रानी को बचाने के लिए उसने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि ये लगे कि वहाँ वो मरा है, नील नहीं। अब ऋषु वहाँ से तैरने लग जाता है, लेकिन उसका हाथ कटा हुआ था और बहुत खून बह रहा था, तो वो नदी में बेहोश होकर नीचे डूब जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें रानी को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही थी। तब उसके पीछे हम ऋषु को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि ऋषु नदी में डूबा नहीं था, वो नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अब ऋषु रानी का हाथ पकड़ता है और उनकी जिंदगी की अब नई शुरुआत हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।